गुड मॉर्निंग अलग सार्थक पहल बदलाव हमसे है। पुनः एक बार स्वागत आप लोगों का। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा संविधान की अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? 8। और अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र कितने हैं? 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 1 और 4। 1 और 4। फिर द्वितीय अनुसूची पढ़ा हमने संवैधानिक पदों की वेतन। संवैधानिक पदों के वेतन, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सीएजी, है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये जितने भी पद हैं इन सब का वेतन। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की शपथ। इससे संबंधित प्रावधान 75, आर्टिकल 75 है, 75, 84, 124, ये सब पढ़ा अपन ने। अब हम बात करते हैं चतुर्थ अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या पढ़ा था? राज्यसभा सीटों का आवंटन। चतुर्थ अनुसूची में पढ़ा है अपन ने राज्यसभा सीटों का आवंटन, कि राज्य किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की जाएगी। और ये प्रावधान काय में है? राज्य क्षेत्र का तो अनुच्छेद 4 में है, और राज्यसभा आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में ये प्रावधान किया हुआ है, आर्टिकल 80। इसका 5वीं अनुसूची, इसका संबंध आर्टिकल 244(1) से पढ़ा था अपन ने। क्या है इसमें? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और अनुसूची 6वीं अनुसूची, तो 4 विशेष राज्यों की बात की हमने। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन है। और ये आर्टिकल 244(2). 244(1) में अनुसूची 5 और 244(2) में अनुसूची 6। अनुसूची 6 क्लियर एकदम। और 275 में भी प्रावधान है इसका, 244(1). 7वीं अनुसूची बड़ा डिटेल में पढ़ा अपन ने। 7वीं अनुसूची को क्या पढ़ा? 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, शक्ति पृथक्करण। 3 सूची बनी है इसमें, संघ सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। नहीं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय थे हमारे? पहले सर 97, और अभी कितने हैं? 100। समवर्ती सूची पहले कितने थे? समवर्ती सूची में पहले थे 66, और अब कितने हैं? देख लो एक बार। 52 है, पहले 47 थे। समवर्ती सूची है ना, पहले 47 थे, अभी कितने हैं? 52। और राज्य सूची में पहले 66 थे और अभी 61। पहले 66 थे, अभी 61 है। इसमें विषयों की संख्या कम हुई है, बाकी दोनों सूची में बढ़ी। ठीक। अब 8वीं अनुसूची की बात करें हम, तो भाषा से संबंधित कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और फिर सबसे पहले कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967, 67। और कौन सी भाषा जोड़ी गई उसमें? सिंधी। फिर उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। नमक है ना? कौन कौन सी भाषा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और इस तरीके से अब इसमें भाषा कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गई है। और 2011 में एक और संशोधन किया, उड़िया भाषा का नाम बदलकर क्या किया? ओडिया। उड़िया का क्या किया? ओडिया कर दिया। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है 344, 351, 344 और 351, 343 में भी कोई प्रावधान है क्या भाषा का? राजभाषा, राजभाषा बताना तो क्या है? मतलब देश की एक राजभाषा होगी। 343 आर्टिकल 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यही लिखना। अब देखो मैं इनसे पूछता हूँ ये कैसे जवाब देते हैं, बताओ प्लीज। भारत की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। क्यों जानते हो? क्योंकि जब आप चाय पी रहे थे तब मैं इनको पढ़ाता था, इसलिए 1 मिनट भी हमारा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वैसे उनको पता था, उन्होंने बता दिया था कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। 343 में स्पष्ट प्रावधान है। 351 में क्या है? हिंदी का प्रचार भारत सरकार जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करे। ये 351 क्लियर है एकदम यहाँ तक बात। अब नवी अनुसूची कब जोड़ेगी? पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 और 31 ख में इसे शामिल किया गया, 31 ख में शामिल किया गया है। और इसके अनुसार भूमि अधिग्रहण बिल शामिल है। और फिर 2007 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि 1975 के बाद, 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं वो न्यायिक समीक्षा हो सकते हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। क्योंकि पहले के प्रावधान था कि जो भी आर्टिकल मतलब अनुसूची 9 में रहेगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन राज्य सरकारें क्या करती थी? उसमें कोई भी प्रावधान करके उसमें डाल देती थी, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता था। तो फिर उसके ऊपर आपत्ति लगी और फिर एक संविधान संशोधन लेकर 10वीं अनुसूची दल बदल के लिए कोई भी सदस्य क्या करते हैं? जहाँ प्रलोभन मिलता है, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी कुछ तो भाई अब क्या है? जो जिस दल से चुनाव लड़ेगा वो उसी दल में बना रहेगा। यदि वो दल बदल कर देता है तो उसकी विधानसभा या लोकसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब कोई नहीं जाता इधर उधर। तो दल बदल कब? 52वां संविधान संशोधन 1985। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? राजीव गांधी के समय। आर्टिकल 102 और 191 में प्रावधान है ये दल बदल से संबंधित। 102, 191, आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 दल बदल से संबंधित प्रावधान। अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। सरकारें कितने प्रकार की होती है? 3, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन मतलब पंचायती राज। इसके संबंध में प्रावधान कहाँ दिया हुआ था? आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 उसमें दिया है पंचायतों की स्वतंत्रता, पंचायतों का गठन, एक गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। तो फिर ये करना था, अब उस समय नहीं कर पाए जब संविधान लागू हुआ, लेकिन धीरे धीरे पंचायतों को स्वतंत्रता देना था। तो ये कब आया? 72वां 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब हुआ? 93। इसमें क्या था? पंचायतों का गठन या पंचायती राज को लागू करना। चूंकि ये स्थानीय मुद्दा है तो इसलिए राज्य सरकारों को इससे संबंधित अपने अपने यहाँ अधिनियम बनाना था राज्य सरकारों को, और उसके बाद में उसे लागू करना था। तो उन्होंने क्या किया? फिर जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम लागू किया है, मध्य प्रदेश सरकार। वैसे पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में। लेकिन पंचायती राज अधिनियम के तहत सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? मध्य प्रदेश में 1994। तो
73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज से संबंधित है, और 29 विषय इन्हें कार्य करने के लिए दिए गए। कितने विषय? 29 विषय इन्हें कार्य करने के लिए दिए गए। और 74वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 1993 में लागू हुआ, उसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगरीय प्रशासन की बात की गई और उनको कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। कितने विषय? 18 विषय दिए गए हैं। आज जो है हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग के ऊपर और फिर संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग, संविधान के भाग। जिनको ऐसा लग रहा होगा कि आज यूजीसी नेट की क्लास लगने वाली है तो वो क्लास छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज उनके लिए मैं शाम को वीडियो अलग से बनाऊंगा और अभी पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी। ठीक, तो संविधान के 22 भाग हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 भाग संविधान के। मूल संविधान में कितने भाग थे हेमलता? 22 थे। अभी कितने हैं? 22 हैं। अब कुछ बढ़ गए हैं, लेकिन क ख ग में हम बढ़ा देंगे उसे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, भाग 1, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ व उसका राज्य क्षेत्र। अब अनुच्छेद की भी बात करेंगे हम यहाँ पे। कौन कौन सा अनुच्छेद रहेगा? अनुच्छेद 1 से 4 तक। 1 से 4 तक संघ व उसका राज्य क्षेत्र। जैसे आर्टिकल 1 में दिया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम, भारत की परिभाषा दी है ना, क्या है भारत? बार बार बोलते रहता हूँ, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसी को क्या बोला गया है? इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कहाँ दी है परिभाषा? 1 में। उसी प्रकार 3 में देखते हैं तो आर्टिकल 3 में राज्यों का निर्माण, राज्यों का नाम, क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ये कायम है आर्टिकल 3 में। इसी प्रकार 4 में। तो ऐसे 1 से लेकर 4 तक भाग 1 है। हमें एक संविधान की पूरे 395 अनुच्छेद की रूपरेखा बना देना है यहाँ पर, कि फिर इसे हमें 15-20 दिन इसी को पढ़ना है। तो एक ढांचा तो बन जाए कि संविधान जैसी किताब यदि हमने खोली तो किस पेज पे हमें क्या मिलेगा। तो राज्य क्षेत्र का नाम देखना है तो आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक, अब हम पढ़ते हैं भाग 2। तो भाग 2 काय संबंधित है? नागरिकता। भाग 2 काय संबंधित है? नागरिकता। किसी ने अनम्यूट करके रखा है। रीचा मैडम, आपसे निवेदन है म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। कुछ बोलना हो तो बोलिए। नागरिकता, आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ है? नागरिकता। अब आर्टिकल 2 में नहीं, अनुसूची 2 में दिया हुआ है नागरिकता। और नागरिकता से संबंधित प्रावधान है 5 से 11। 5 से 11 तक अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। जैसे 11 में दिया है संसद को नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर विधान बनाने की शक्ति। 5 में दिया है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के थे, भारत के नागरिक हैं। फिर
विभाजन हुआ, पाकिस्तान से यदि भारत में आ गए तो 6 के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी। जब भारत से जा रहे हैं और फिर से वापस आ रहे हैं तो 7 के तहत उन्हें नागरिकता। तो ये ऐसे अलग अलग प्रावधान जो है वो नागरिकता के संबंध में किए हुए। जब हम ये पार्ट अलग से पढ़ेंगे तब पूरा पढ़ेंगे। अभी तो इतना याद रखें कि आर्टिकल 6 से लेकर 5 से लेकर 11 तक कौन सी अनुसूची? 2 काय संबंधित प्रावधान? नागरिकता से संबंधित। लेना कैसे है, देना कैसे है और छीनना कैसे, ये पूरे के पूरे प्रावधान इसमें किए हुए हैं। भाग 3 हमने पढ़ लिया। भाग 3 काय संबंधित है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से कहां तक बताया था? 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। मूल संविधान में हमें कितने मूल अधिकार मिले थे? 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 31 में था, उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 क में शामिल किया गया और एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर हो गया ये? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे मूल अधिकार कितने हैं हमारे पास में? 6। किस देश से? अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। और आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 में संविधानों को मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है और 13 में ये विधि से ऊपर बताए गए हैं। 13 में मतलब कि इन्हें जो कानून के समक्ष जाने का जो अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 13 के तहत दिया हुआ है। कोई भी विधि इससे बढ़कर नहीं होगी। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी विधि के द्वारा तो विधि क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। आर्टिकल 13 में दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है 13। और जो लोग जो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो उसमें ये आर्टिकल 13 ही उन्हें अधिकार देता है। ये जो धरने प्रदर्शन वगैरह करते हैं तो आर्टिकल 13 में वो अधिकार दिया हुआ है कि हम इसके विरुद्ध सरकार के पास जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूची 4 नीति। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 भाग है ये। भाग 4 किसके नीति निर्देशक तत्व, किसको दिशा निर्देश मिल रहे हैं इसमें? राज्य। तो यहां लिखेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये कहां से कहां तक है? 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 तक है। किस देश के संविधान से प्रेरित है पता है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से। और इसमें 36, 37, 38, 39, 40 सब एक इसमें प्रावधान दिए हुए। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, अवकाश के प्रावधान, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 35 शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण या फिर विश्व शांति। जैसे ये विभिन्न, एक आम आदमी के लिए क्या करेगी, पर्यावरण के लिए क्या करेगी, विदेशों के साथ हम कैसे काम करेंगे, ये सारी बातें इसमें दी हुई है। तो ये सरकार को एक दिशा निर्देश मिलते हैं। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। इसके बाद में क्या है, एक संशोधन हो गया यहाँ पर और क्या जोड़ दिया, 4 कब। अब यहाँ हमें पता चल जाएगा टोटल भाग कितने हैं, क्योंकि 22 और ये कौन सा हो गया, 23वां हो गया, 4 कब। और इसमें क्या जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य। रूस के संविधान से प्रेरित है ये। और 42वां संविधान संशोधन 1976 किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी, स्वर्णसिंह, सरदार स्वर्णसिंह समिति के द्वारा। भाग 4 क। और आर्टिकल की बात करें तो
51 का आर्टिकल 51 का। इसके बाद हम देखते हैं भाग 5। ये क्या संबंधित है हमारे? केंद्र सरकार मतलब संघ। संघ सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, ये सब काय में है? भाग 5 में। ठीक? इसे विशेष रूप से याद रखना। और यह 52 से 151, आर्टिकल 52 से 151 राष्ट्रपति महोदय से शुरुआत हो जाएगी। इसमें 52 से है। भाग 6 राज्य सरकार। भाग 6 राज्य सरकार, और इसके लिए 152 से लेकर 237 तक। 152 से लेकर 237। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट, इससे संबंधित प्रावधान सब काय में दिए हुए हैं यहाँ पे भाग 6 में। 2 पार्ट हमें सबसे ज्यादा पढ़ना होता है, भाग 5 और भाग 6। भाग 7 अब इसको हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भाग 7 क्यों? हटा दिया गया। क्योंकि इसे हटा दिया गया है। भाग 7 ये काय से संबंधित था? राज्य क्षेत्र से था, प्रीवी पर्स वाला जो प्रीवी पर्स वगैरह ये इसे लिखेंगे आर्टिकल 238 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निरसित कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे भाग 8। काय संबंधित है भाग 8? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहेंगे हम, और यह है 239 से 242। 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र। पंचायतें भाग 9। पंचायतें या पंचायती राज, या क्वेश्चन उस समय भी हमें चर्चा करना था जब हमने 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 पढ़ा। तो इसके द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची तो जोड़ दिया गया, लेकिन कौन से भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? भाग 9 में जोड़ा गया। तो भाग 9 पंचायतें 243 यहाँ सिर्फ इतना ही लिखेंगे 243। फिर यहाँ देखेंगे हम कौन सा? भाग 9 क और 9 ख। 9 क और 9 ख। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज। ठीक। 9 क में क्या आएगा? नगर पालिका है। 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और कहां से कहां तक? 243 पी से लेकर जेड तक। और इधर क्या होगा? 9 ख में क्या है? सहकारी समितियां। देखो इनमें तक कहां तक प्रावधान है सहकारी समितियों में? सहकारी समितियां
कब पढ़ा था आपने? नीचे रेड पेन से लिखा होगा। ये होता है, यदि आपने पढ़ा होता तो आप पट से देख लेते। आपने पढ़ा ना, तो आप क्या चिपक गए हो क्या वहां पे? ये है उसमें है ही 243 य ज हिंदी में लिख लो, फिर देख लेंगे इसे। 243 य ज से य न तक, य न तक। तो ये 3 प्रावधान है इसमें अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 पंचायती राज, 9 का नगरीय प्रशासन बोलेंगे, और 9 का सहकारी समिति, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां कब जोड़ा गया इसमें? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? कोई भी बता सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन लिखेंगे इसे। 97वां संविधान संशोधन 2012, 97वां संविधान संशोधन 2012 द्वारा जोड़ा गया। क्लियर एकदम? ये सहकारी समितियों से संबंधित उपपद। भाग 10 पढ़ते हैं। भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र 244 से 244 का बताया था। 244 1 में क्या दिया है? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 244 1, ठीक। तो ये काय में दिया हुआ है? भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। जाति आएगी ही नहीं है, ठीक है। अनुसूचित व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, ये काय में दिया? 244 और 244 1 में। 244 1। भाग 10। भाग 11 में कोई बता सकता है क्या है? यहां से अब पार्ट बदलते चले गए। अब ये भी बड़े महत्वपूर्ण है, हर पार्ट में से एक क्वेश्चन बनते जाता है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध 245 से 263। 245 से 263। अब जैसे विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, आपातकालीन संबंध, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लेकिन आपातकाल के लिए अलग से उपबंध किए हैं, लेकिन उस स्थिति में कैसे यहाँ का शासन होगा ये सब कुछ दिया हुआ है। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है? भाग 11 आर्टिकल 245 से 263। अब हम पढ़ेंगे भाग 12। भाग 12 वित्त संपत्ति, वित्त संपत्तिवाद, वित्त संपत्तिवाद व संविदाय, व संविदाय 264 से 300 का तक। 264 से 300 का। 300 तो पहले था, 300 का कब जोड़ा गया इसमें? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक। तो ये वित्त से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो सब काय में दिया है। जैसे वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 आएगा इसमें। तो ये जितने भी वित्त से संबंधित प्रावधान है वो इसमें दिया हुआ। भाग 12, भाग 12 वित्त संपत्ति और वाद संविधान, ये सब। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के
राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। कहां से कहां तक? 301 से 307 तक। 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 की बात करें हम। 14 क्या है हमारे 14 में? प्रशासन अधिकरण। हाँ, सेवा। लोकसभा। गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, यह 308 से 323। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं कहां से कहां तक? 308 से 323। 308 से 323। जैसे 312, 312 में एक क्या प्रावधान किया है? राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। 315 संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये पूरे प्रावधान इसमें किए हुए। नियुक्ति, भर्ती, प्रशिक्षण, ये पूरे प्रावधान काय में दिए हैं? भाग 14, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। फिर 14 क एक और है यहाँ पर। 14 क ये जोड़ा गया है बाद में। तो 14 क में है अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 323 क और 323 ख, ये दो पार्ट इसमें है। फिर आर्टिकल 15, यहां बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्या है अमरदीप? निर्वाचन। निर्वाचन 324 से 329। 324 से 329 का महत्वपूर्ण है निर्वाचन। और इस साल निर्वाचन भी है, तो स्वाभाविक सी बात है इससे संबंधित क्वेश्चन प्री में, मेंस में अवश्य बनेगा। तो भाग 15 निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 329। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति और ये सब प्रावधान काय में दिया? आर्टिकल 324 में दिया हुआ। भाग 16, भाग 16। अब यहाँ पे आर्टिकल बता रहा हूं मैं, बता देना क्या हो सकता है इसमें। आर्टिकल दिया हुआ इसमें भाग 16 में 330 से 342। 330 से 342 का बताओ। अब इसमें कोई आर्टिकल ऐसा आ रहा है जिसे मैंने बहुत बार पढ़ाया है। आयोग है, लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है, ये सारी बातें इसमें है। तो 338, 330, 331, 333, ये बात 332 से बार बार पढ़े हैं हमने। तो इसमें लिखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग व आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध काय में किया हुआ है ये भाग 16, 330 से 342 का, 342 का। हम भाग 17 की करते हैं, राजभाषा। भाग 17 राजभाषा कहां से कहां तक है? 343 से
351, 343 से 351 तक है। भाग 17 राजभाषा संबंधी। अभी 343 बताए, केंद्र की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 351 में कह दिया सरकार जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करेगी। अब आर्टिकल भाग 18 की बात करते हैं। भाग 18 काय संबंधित है? आपातकाल। आपातकाल, भाग 18 आपातकाल और प्रावधान 352 से 360, 352 से 360 आपातकाल, 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण, इसको हम अलग से समझेंगे, अभी तो लिख ले। प्रकीर्ण 361 से 367 और इसके बाद 3 महत्वपूर्ण भाग। भाग 20 संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया। भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी, अस्थायी संक्रमणकालीन व अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। 369 से 392 तक, 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। जैसे 368 में दिया है, 370 में विशेष उपबंध था उस समय। 370 में क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, फिर इसे निश्चित कर दिया। भी अभी संविधान लागू हुआ है तो अभी प्रक्रिया कर लेते हैं, जब समय आएगा तब उसे समय के अनुसार हम अनुकूलित कर देंगे। तो ये प्रावधान 369 से 392। और लास्ट जो प्रावधान है भाग 22, भाग 22 क्या है? इसमें जो संविधान की विस्तृत व्याख्या की गई है, तो इसके संक्षिप्त नाम वगैरह दिए हुए हैं। तो भाग 22 में दिया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395, 393 से 395। तो इस तरीके से संविधान के कुल भाग कितने हैं? हाँ अर्जुन जी, कितने भाग है? कुल भाग कितने हैं? कितने हैं? 26, 22 और 4 26। संविधान संशोधन सहित संविधान के कुल भाग कितने हैं? 26। मूल संविधान में 22 थे, लेकिन संशोधन सहित कितने भाग हो गए? 26 भाग हैं। तो जिसमें भी क लिखा हुआ है, समझ जाओ क या ख लिखा हुआ है, ये बाद में कहीं से उसमें ऐड किया हुआ है। अब एक बार और देख लेते हैं। तो भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, 7 इससे 7वें संविधान संशोधन, प्रीवी पट्स वगैरह जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। भाग 8 राज्य संघ राज्य क्षेत्र, 9
पंचायती राज। पंचायती राज 9 में तो है, लेकिन साथ में इसमें 2 और खंड जोड़े गए हैं, 4 क नहीं 9 क और 9 ख। 9 क का जो संबंध है नगरीय प्रशासन से है, 9 ख जो है वो सहकारी समितियों से है। और कब जोड़ा गया ये? 97वां संविधान संशोधन 2012। ये क्वेश्चन पूछा था पीएससी ने, 97वां संविधान संशोधन 2012। फिर इसके बाद में 10 में क्या दिया है? अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। 11 में क्या दिया है? केंद्र राज्य संबंध। 12 वित्त संपत्ति भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। भाग 14 संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। फिर भाग 14 का क्या है इसमें? अधिकरण। भाग 14 और 14 क की बात कर रहा हूं। इसे कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1974। ठीक। 15 में निर्वाचन है महत्वपूर्ण। 16 SC ST OBC व आंग्ल भारतीयों के लिए संविधान में विशेष उपबंध। 17 राजभाषा से संबंधित। 18 आपातकाल। 19 प्रकीर्ण। 20 संविधान संशोधन। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। और जो 22 है, जो अंतिम भाग है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ये सब कुछ संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। और इस तरीके से मूल संविधान में 22 भाग पढ़े हमने, और वर्तमान में संशोधन सहित 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क, ये 4 भाग को यदि उसमें शामिल कर दिया जाए तो टोटल भाग कितने हो गए? 26। अब एक और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। हम इसको आज सरसरी दृष्टिकोण से पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना, वैसे ये बड़ा क्वेश्चन है। प्रस्तावना क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है आर्टिकल 32, लेकिन इन्होंने किसे कहा है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जिसे कहते हैं, ये कब प्रस्तुत की गई थी? 13 दिसंबर 1940। 13 दिसंबर 1940 को किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और उसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। एक नाम है N.N. पालकीवाला। N.N. पालकीवाला। N.N. पालकीवाला। क्या बोला है इन्होंने? संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना को क्या बोला इन्होंने? संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र अर्थात प्रस्तावना एक दर्पण है। प्रस्तावना एक दर्पण है जिसमें संविधान की पूर्ण तस्वीर दिखाई देती है। संविधान की पूर्ण तस्वीर दिखाई देती है। अब एक है K.M. मुंशी। K.M. मुंशी क्या कहा है इन्होंने प्रस्तावना को? संविधान की जन्म कुंडली। संविधान की जन्म कुंडली कहाँ है? कुंजी भी जिसे बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला? संविधान का दर्पण
और इन्होंने क्या कहा, संविधान की जन्म कुंडली, संविधान की जन्म कुंडली। तो जो संविधान की प्रस्तावना हमें याद होना चाहिए। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज, 2013 और 2014 में इसका क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, सेम जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसमें बोले संविधान की प्रस्तावना लिखिए। अमरदीप ने तो एक बार मेरे को स्कूटी पे जाते जाते सुना दी थी, सर मुझे आती है कि नहीं एक बार चेक कर लो। बोले, मैंने बोला बहुत बढ़िया, अभी नहीं सुनाओगे? सुना सकते हैं ना। तो देखो संविधान की प्रस्तावना 2 बार हमें याद करना होता है। कब कब? ये भाई एक बार मूल प्रस्तावना और एक संशोधित प्रस्तावना, तो दोनों याद करना पड़ेगा ना। मूल प्रस्तावना और दूसरी संशोधित। अब कभी भी याद कर लो, अब सुबह याद कर लो, शाम को याद कर लो, जब समय मिले तब याद कर लो, लेकिन दोनों याद होना चाहिए, दोनों याद होना चाहिए। जैसे मूल प्रस्तावना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत की गई थी, तो उसमें क्या था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, यहाँ पंथ निरपेक्षता नहीं आएगा, है ना, समाजवादी भी नहीं आएगा, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो ये मूल संविधान, मूल प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, अखंडता नहीं है यहाँ पे, है ना, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना सीधी सीधी हुई है 1946 में 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो ये प्रस्तावना उसमें रखी गई थी। और एज इट इज जैसी की वैसी जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकृत हुआ, तब ये प्रस्तावना उसमें थी। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा 3 शब्द इसमें ऐड किए गए। 3 शब्द इसमें ऐड किए गए। 3 शब्द कौन कौन से थे? एक था समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता। तीसरा कौन सा? अखंडता। ये किस संविधान संशोधन 42 में 1976, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो शुरुआत में 2 शब्द जोड़े गए, हमने पहले कुछ अलग पढ़ा था, अब देखो क्या पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और यहाँ पे 2 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। बाकी एज इट इज लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब यहां पर एकता पहले से था, हमने क्या जोड़ा यहाँ पे? अखंडता। एकता पहले से था, नया शब्द क्या जोड़ा? अखंडता। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 3 शब्द जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष।
अब इसको याद करने के तरीका क्या है? तरीका तो उसमें उसको खंड में हमें याद करना होता है, किस्तों में हमें याद करना है। तो जैसे कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता, यहां शब्द छूटता है, क्वेश्चन बनता है कि संविधान ने हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। तो स्वतंत्रता की बात हम देखते हैं यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। याद होगी एक लाइन अब, विश्वास नहीं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जबकि मौलिक शुरू में बोला कि हमारा राज्य जो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन ये स्वतंत्रता तो दी है। जैसे शुरुआत में बोल दिया ना, पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष, लेकिन ये स्वतंत्रता भी दी गई है। अब हम बात करते हैं न्याय की, बात करते हैं तो कितने प्रकार का न्याय दिया हुआ है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब सामाजिक तौर पे जो जाति है इसके आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, ये सामाजिक न्याय हो गया। ठीक, महिला पुरुष समान है, क्षेत्र के आधार पर समाज में कोई अंतर नहीं होगा, तो ये सामाजिक न्याय। फिर आर्थिक न्याय, कानून के समक्ष सभी समान है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, ये आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय मतलब वही वयस्क का मताधिकार, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार, ये राजनीतिक न्याय हो गया। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं और हम लोग फेल भी हो जाते हैं वहां पे। और स्वतंत्रता कितनी? 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उद्देश्य क्या है संविधान का? उद्देश्य क्या है? तो इसमें उद्देश्य भी दिया हुआ है क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये क्यों बनाया गया संविधान? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता, ये हमारे उद्देश्य है, इसके लिए संविधान बनाया गया है। समानता, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब प्रस्तावना की महत्वपूर्ण घटक, प्रस्तावना की महत्वपूर्ण घटक या शब्द, यहां से एक एक क्वेश्चन बन जाता है, पीएससी 3 नंबर में उठाती है। जैसे पहला, सबसे पहला, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, पहले शब्दों को आखिरी शब्द से जोड़ेंगे। पहले शब्द में शुरुआत में क्या बोला था? हम भारत के लोग, और क्या बोला लास्ट में? क्या बोला? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान को शक्ति किसने दी है? भारत के लोगों ने दी है। और आत्मार्पित भी किसने किया है? भारत के लोगों ने ही किया हुआ है। तो हम भारत के लोग। फिर दूसरा है प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, आंतरिक के साथ साथ अब हम बाह्य रूप से भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। अब सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। भाई हमने राजतंत्र को अपनाया क्या? नहीं। अधिनायक तंत्र को अपनाया क्या? नहीं। सैन्य प्रशासन को अपनाया क्या? नहीं। सैन्य तंत्र को अपनाया? नहीं। किसको अपनाया? लोकतंत्र को। यहाँ कोई सेना शासन नहीं करेगी, है ना। यहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करेंगे, मतलब जनता स्वयं शासन करेगी। जिसको चाहे उसको अपने अधिकारी बनाएंगे, काम नहीं किया तो उसको वापस बुला देंगे। तो ये लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणराज्य है, गणराज्य है। गणराज्य का मतलब ये है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक होगा वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा, वो जनप्रतिनिधि होगा। ये गणराज्य कहलाता है, जहाँ जो सर्वोच्च पद होता है वो कुलीन नहीं होता, कुलीन नहीं होता, वंशवाद से नहीं होता, वो कैसे चलता है? जनतंत्र द्वारा, जनता के द्वारा चुनाव होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? गणतंत्र। ठीक। तो गणराज्य है हमारा देश।
फिर है समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है कि उत्पादन के साधन सबके हैं, सबका बराबर बराबर अधिकार है, काम वो योग्यता के अनुसार करे और पारिश्रमिक जो है वो आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। यदि कोई कुछ नहीं कर सकता तो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके भरण पोषण की व्यवस्था करे। फिर है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, पंथ यानी क्या होता है? धर्म। राज्य जो है या केंद्र जो है, सरकार जो है, किसी धर्म का ना तो विरोध करेगी ना ही सपोर्ट करेगी। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों को स्वतंत्रता देगी अपने अपने हिसाब से। तो ये पंथ निरपेक्षता है। न्याय की बात करते हैं। 5 कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर है समानता। समानता कौन कौन सी समता? प्रतिष्ठा व अवसर की समता। प्रतिष्ठा व अवसर की समता। बंधुता, ये कहां से, किस फ्रांस के संविधान से लिया ये बंधुता शब्द? फ्रांस के संविधान मतलब यहाँ पर जो रहे वो आपस में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो संविधान का प्रयास होगा कि सब मिलजुल कर रहे, ना कि किसी प्रकार के विवाद हो। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। अब पहले क्या होता था, जैसे बहुत घृणित कार्य जो है वो लोगों द्वारा किए जाते थे। घृणित मतलब जिनको करना अच्छा नहीं माना, जैसे मैला ढोने वाला काम है ना, सिर पर मैला ढोना है, या मरे हुए जानवरों को खींचना, चीरना, फाड़ना, खाल उतारना, ये वो लोगों को मजबूर करते थे कि ये काम आपको करना ही है करके। लेकिन अब ऐसा है क्या? नहीं, भाई उसकी इच्छा है तो करेगा, नहीं इच्छा है तो नहीं करेगा। तो ये व्यक्ति की गरिमा, क्या है? व्यक्ति की गरिमा। लास्ट में लिखेंगे हम एकता और अखंडता। एकता और अखंडता। एकता और अखंडता। क्या महत्व है? प्रस्तावना को क्यों लाया गया होगा? फिर पूरा संविधान तो है, फिर एक पेज लिखने की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेंस के लिए। प्रस्तावना का महत्व लिखिए। प्रस्तावना का महत्व लिखिए। देखो, जब नेहरू जी ने जब इसे संविधान सभा के समक्ष रखा था, कब रखा था? 13 दिसंबर 1946। तब क्या बोला था इन्होंने? संविधान क्या? प्रस्तावना को बोला था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोला था? उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये बता रहा है ना, ये इतना बड़ा जो हम ग्रंथ लिख रहे हैं, ये किस काम के लिए है? तो भाई ये पहले ही बता दिया कि हमारे लक्ष्य ये है, संविधान के माध्यम से हम इन लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि संविधान का उद्देश्य स्पष्ट करती है। प्रस्तावना जो है संविधान का उद्देश्य स्पष्ट करती है। उद्देश्य स्पष्ट करती है। दूसरा, मान के चलो कि जैसे भाग 5 और भाग 6, भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, फिर शक्तियों का विभाजन सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन इसके बीच में कहीं पर यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो मार्गदर्शन कौन करेगी? प्रस्ताव उद्देशिका करेगी। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, 2 अनुच्छेदों में विरोधाभास के समय, 2 अनुच्छेदों में विरोधाभास के समय उसे समझने के लिए
प्रस्तावना, प्रस्तावना सहायता, प्रस्तावना से सहायता ली जाती है, प्रस्तावना से सहायता ली जाती है। अगला लिखेंगे, जब संविधान का कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो, उसका सही अर्थ समझने में प्रस्तावना की मदद ली जाती है। अब प्रस्तावना की मदद ली जाती है, इसको और अच्छे से समझा देता हूं। जैसे हम आर्टिकल 16(4) की बात करें, आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अब उसका विरोध होता है कि आरक्षण देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके विरुद्ध कोई बिल नहीं लाया कि समाप्त करना है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में है क्या? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, तो ये सब लाने के लिए इस कंडिका का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे प्रस्तावना बता देती है कि ये गड़बड़ तो ये आपको लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होना चाहिए। आगे लिखेंगे, प्रस्तावना के आधार पर सरकार अपनी नीति निर्धारित करती है। अब देखो, अभी एक योजना बड़ी फेमस है ना, अमरदीप जी, लाडली बहना योजना। चलो इसको छोड़ो, मारो गोली। किसको गोली मारना? किसी को नहीं, इसको छोड़ देते हैं। दूसरी योजना देखते हैं, वृद्धावस्था पेंशन। प्रस्तावना में क्या लिखा है? व्यक्ति की गरिमा। अब यदि पेंशन न दिया जाए तो बुढ़ापा क्या है? एक बीमारी है ना। जिन बच्चों को माँ बाप ने पाल पोष कर बड़ा किया है, अब उन बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे ही अच्छे लगते हैं। हो सकता है वो जो बुजुर्ग हो गए हो, जब वो युवा थे उनके बच्चे थे, तब उनको भी बच्चे ही अच्छे लग रहे हो, ये हो सकता है ना। अब बूढ़े हो गए तो अब तो वो अच्छे नहीं लगते, क्या किया जाए? तो सरकार ने क्या कर दिया भाई, इनका सम्मान कैसे करे लोग बाग, इनका सम्मान कैसे करें भाई? अब इनकी जरूरत तो है नहीं, किसी को काम धंधा करते नहीं है, तो भाई इनको क्या किया जाए? तो पेंशन दे दो। बच्चे लोग खुद बहुत झगड़ा करेंगे कि मेरे पास रहो। क्यों? पेंशन मिल रही है उनको, पेंशन मिल रही। तो ये किया ना, व्यक्ति की गरिमा। अब जैसे ये किसान है, किसान की बात करें तो किसान लोग भाई जब तक काम कर रहे तब तक खेती बाड़ी करेंगे, और शक्ति खत्म होगी, जब तक शक्ति तब तक खेती बाड़ी करेंगे, शक्ति खत्म हो गई तो फिर घर में बैठे रहेंगे। अब क्या करेंगे? बच्चे लोग तो यही सोचते हैं कब ये जाए, कहाँ जाए, पता है कल बताया था मैंने, और संपत्ति का हम बंटवारा करें। तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं लोग बात। तो उनको क्या कर दिया? पीएम सम्मान निधि तो भाई जब तक है तब तक पैसा तो मिल रहा है, 10-15 हजार रुपये, तो क्या जरूरत है, रहने दो, भारी नहीं है। तो इस तरीके से व्यक्ति की गरिमा। यदि ये प्रस्तावना में प्रावधान नहीं होता तो सरकार को ऐसा कोई निर्देश मिलता क्या? नहीं। तो सरकार के लिए एक तरीके के नीति निर्देशक के रूप में कार्य करती है, और सरकार जब भी कोई नई नीति बनाती है, कोई प्लानिंग करती है, तो प्रस्तावना को अवश्य देखती है। क्लियर हो गई बात? अगला लिखेंगे, न्यायपालिका भी अपने निर्णयों में प्रस्तावना को ध्यान में रखती है। प्रस्तावना को ध्यान में रखती है।
ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी हमसे छूटा हुआ है, इसे मंडे के दिन क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। संविधान के भाग हमने पढ़े, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।